नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा के लिए हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है आरओ आरओ की परीक्षा के लिए। और जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं मेंस की, लोअर सबऑर्डिनेट की, उसके जीएस पोर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहीं भी जहां पर जीएस के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट ही है। करंट भी इसमें है। 50 क्वेश्चन का सेट करते हैं इसलिए, जिससे कि बहुत टाइम ना लगे। पहले हम फुल टेस्ट भी वैसे भी कर चुके हैं, 5 टेस्ट को एक साथ भी आपको दे चुके हैं मिला के। छठा सातवां, छठा फिर हुआ है, सातवां ये हम करने जा रहे हैं। और इस टेस्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, इस टेस्ट में अगर आप अच्छे से स्कोर कर ले जाते हैं, तो आप मानिए कि इससे कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अटपटे भले पूछे जाए लेकिन कठिन नहीं पूछे जाएंगे। अटपटे की बात यह है कि किसी किताब से कोई छोटी मोटी किताब उठाई गई और उससे उठाकर प्रश्न पूछ लिया गया और वो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको अटपटा प्रश्न हम कह देते हैं। लेकिन अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो ये अच्छा है आपके लिए। साथ ही एक यूपी पीसीएस 2021 के लिए हमने प्रतिदिन टेस्ट प्रोग्राम रखा है, डेली टेस्ट प्रोग्राम। बाइलिंगुअल टेस्ट प्रोग्राम है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसमें टेस्ट अवेलेबल है। और हर एक टेस्ट का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, और टेस्ट का पीडीएफ अलग देते हैं और साथ में उसकी व्याख्या सहित पीडीएफ अलग देते हैं। आज एक टेस्ट इसका हुआ है। जो लोग टेस्ट आज दिए हैं वो ठीक है, नहीं दिए हैं बाद में भी दे सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी इसको ज्वाइन नहीं किया है, अगर वो अब करते हैं तो उनको भी सारे टेस्ट मिलेंगे। जैसे एक टेस्ट हो चुका है तो कई लोगों का प्रश्न होता है क्या वो टेस्ट हमको मिलेगा। हमारे यहाँ ऐप के अंतर्गत सब कुछ आपको दिया जाता है, तो जो भी टेस्ट हुए हैं वो भी आपकी आईडी पे रहेंगे और एक एक टेस्ट आप 10-10 बार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास टाइम होना चाहिए। अब इसलिए इतना टाइम नहीं है, लेकिन 2-3 बार तो दे ही सकते हैं जैसा भी। और ऑनलाइन टाइम बहुत कम लगता है टेस्ट देने में, तैयारी तेज होती है। बाकी पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा, रैंक एनालिसिस भी इसमें हो जाएगी। अगर ये टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप करिए यूपीपीसीएस 20 का मतलब 20 टेस्ट, और 6307281212 पर इसको भेज दीजिए। यहां से जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहा जाता है? अमलगम किसे कहते हैं? ये प्रश्न, जैसे मिश्र धातुओं का प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। तो पारा को सिल्वर के, क्लिक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, और पारा का निष्कर्षण जो किया जाता है तो सिनेबार अयस्क से किया जाता है। पारा सिनेबार अयस्क से निकाला जाता है। पारा अन्य धातुओं के साथ संयोग करके अमलगम बनाता है। तो पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है क्योंकि ये लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। लेकिन पारा और जस्ता अगर आप मिला देंगे तो इसमें एक पारा आपको देखना है बस, अमलगम जहां पर आए तो एक पारा आपको देखना है बस। तो पारा और जस्ता को आप मिला देंगे तो ये अमलगम बन जाएगा। और इसको पारे को रखना हो तो आप लोहे में रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लौह में किसे रखा जाता है और क्यों रखा जाता है, कथन कारण का भी प्रश्न बन सकता है। तो पारे को रखा जाता है क्योंकि उसके साथ ये अमलगम नहीं बनाता है, क्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई। 1881 में, क्या ये सही है? और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 है। भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन वो जनगणना व्यवस्थित जनगणना, नियमित जनगणना नहीं मानी जाती है, क्योंकि 1981 जब आया तो उसके बाद में फिर 1991, ऐसे करके 10-10 साल पे, है ना। और फिर ये 1881, 1891 और फिर 1901, ऐसे करके जनगणना का क्रम शुरू हुआ। तो इसीलिए इसको नियमित जनगणना यहां से शुरू माना जाता है। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत राज्यों के साथ में सहायक संधि की थी, तो उनका क्या पर्पस था, उद्देश्य उनका क्या था? तो इनका उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों की जो प्रभुसत्ता है वो स्थापित हो पाए, इसीलिए कर रहे थे। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया प्रयास कर रही थी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था। अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए, प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेज जो भी काम करते थे उसमें से 99% काम केवल अपने हित के लिए करते थे। और उसी हित में कभी कभी
भारतीयों का हित भी सध जाता था तो भारतीय बड़े खुश हो जाते थे। सकारात्मक दृष्टि रखने वाले हम लोग कहने लगते थे कि देखो कुछ हमारे लिए भी तो कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, रेलवे पटरी बिछा रहे हैं, है ना, और टेलीफोन और ये सब तार वगैरह शुरू कर रहे हैं, डाक व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। तो वो सब अपने लिए करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? सेंट मार्टिन द्वीप है, उत्तर पूर्वी कैरिबियन सागर में यह पड़ता है। लेजर एंटिलीज के लेवर्ड समूह के उत्तरी छोर पर यह स्थित है। क्या नाम है इसका? सेंट मार्टिन द्वीप। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1493 की बात है। 1493 में कोलंबस ने यहाँ की यात्रा की थी और इसका नाम सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स के सम्मान में फिर इसको रखा गया था, सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स। और इस द्वीप के दक्षिणी हिस्से में लैगून है और नमक पैन भी, वहां साल्ट पैन भी मिलता है, लवण पटल मिलते हैं और रेत के स्पिट्स मिलते हैं, थूक मिलते हैं। स्पिट्स मतलब थूक होता है ना, तो जैसे रेत ढेर लग जाए, थूक दिया जाए, इस तरीके से यहाँ पर ये मिलते रहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे टेस्ट पेपर में भी व्याख्या आपको मिलती है और ये जो व्याख्या होती है उस व्याख्या से आप एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन का एक पेपर आप दे रहे हैं तो आप तैयार कर रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर 500 प्रश्न, और इतना पढ़ के जाएंगे तो आप प्रश्न अच्छा करेंगे, प्रैक्टिस अच्छा करेंगे। और इसी के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है कि अंत समय में डेली आप प्रैक्टिस करके अच्छे से अपना एग्जाम दे पाए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रिका द्वारा किया जाता है? केंद्रिका है ना, न्यूक्लियस के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण, ये दोनों काम किए जाते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक सूचनाओं को रोकना, तो आनुवंशिक सूचनाओं को रोकना नहीं, उसको स्थानांतरित करने का काम ये करते हैं, रोकने का नहीं। रोकने का क्यों करेंगे, इसको ट्रांसफर करने का काम ये करती है। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न प्रसुप्त ज्वालामुखी में से कौन अपने स्थान से सही सुमेलित है? किलिमंजारो घाना, विसुवियस फ्रांस, पोपा म्यांमार, चिम्बराजो ये ब्राजील। उसको ध्यान से पढ़िए। पहला जो है जो दिया हुआ है ये किलिमंजारो, तो किलिमंजारो आपका तंजानिया हो जाएगा, तंजानिया में यह है। घाना नहीं होगा इसका उत्तर। जो यहां पर विसुवियस दिया हुआ है, विसुवियस के बारे में अगर बात करें तो विसुवियस को आपको आता है तो आप कर सकते हैं। विसुवियस, विसुवियस जो है ये कहां पर है? ये भूमध्य सागर के पास में आपको मिलेगा, भूमध्य सागर में आपको मिल जाएगा। तो ये जो है ये भी गलत दिया हुआ है। पोपा म्यांमार यहां पर दिया है तो पोपा म्यांमार ये सही है। और चिमराजो ब्राजील दिया हुआ है, ये इक्वाडोर में है। कहां पर है? इक्वाडोर में है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। रक्त की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही नहीं है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है, सही विशेषता है ये। रक्त आपसे पूछा जाता है कई बार छोटे छोटे प्रश्न बना के कि रक्त है क्या, तो एक ये टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग प्रतिशत में देखा जाए तो 15% होती है। अगला है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है। तो ये सही है, सी सही है, डी सी ए सही है। और बी में जो दिया है 15%, तो बाहर का ये 15% नहीं 7 से 8%, जस्ट डबल दे दिया है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्त पे अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे यही इन्हीं से हो जाएंगे। पूरे शरीर के भार का अगर देखा जाए तो 9/13वां भाग होता है रक्त, 5 से 6 लीटर। जैसे आप जितने भी किलो के हैं, मान लीजिए आप 65 किलो के है ना, तो इसको 13 से, तो 13×5 = 65, 9×5 = 45, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। 9/13वां भाग है ना, ये पूरे शरीर के भार का 9/13वां भाग होता है इसका स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का। तो ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, नहीं 9/13वां नहीं है, 9/13 क्यों हो जाएगा? 1/13 होगा। 9/13 मैंने क्यों कह दिया? ये गलत छपा हुआ है जो मेरे पास पेपर है उसमें, ठीक है ना। 1/13, 1/13वां भाग लगभग होता है। 9 पता नहीं क्यों मैंने लिख दिया, 1/13। तो इसको 1 करिए तो 5 लीटर के लगभग आया। अगर कोई इससे ज्यादा वजन का है तो उसके और ज्यादा हो जाएगा, 5 से 6 लीटर औसत रहता है। औसत वजन ऐसे ही तो होना चाहिए। अब कोई लोग कुंटल कुंटल के हो जाते हैं, कोई लोग बहुत दुबले भी, कम कमजोर, कमजोर नहीं कहेंगे, कम वजन के हो जाते हैं।
ऐसी दशा जब हृदय की संकुचन संख्या तथा तीव्रता दोनों में कमी आ जाती है, धमनियां फैल जाती है तथा रक्त की कमी हो जाती है, तो ऐसी दशा को क्या कहते हैं? तो ऐसी दशा को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं अल्प रक्तचाप। हृदय का संकुचन और तीव्रता दोनों कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो अल्प रक्तचाप इसको कहते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक है उक्त रक्तचाप, दो प्रकार के होते हैं, एक है उच्च, तो उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन, और जो अल्प रक्तचाप यानी हाइपोटेंशन। हृदय की संकुचन संख्या और तीव्रता दोनों जब कम हो जाए तो ये हो जाएगा हाइपो, और इसके विपरीत जब बढ़ जाए तो हो जाता है हाइपर, उच्च रक्तचाप। ध्यान रखना। पित्त एक पीला हरा क्षारीक द्रव है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो पित्त में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अब यहां पर दो तीन प्रश्न और तैयार कर लीजिए। जो पित्त है वो बनता कहाँ है? अगर आपसे पूछ लिया जाए पित्त, तो यह आपका यकृत में बनता है। कहां बनता है? यकृत में बनता है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है। फिर एक होता है पित्ताशय, और पित्ताशय जिसको गाल ब्लेडर कहते हैं अंग्रेजी में, पित्ताशय में आके ये पित्त एकत्रित हो जाता है। पित्ताशय यकृत के नीचे एक नाशपाती की आकार में ऐसे थैलीनुमा संरचना होती है, इसी में पित्त एकत्रित होता रहता है। भोजन के साथ जो भी हानिकारक जीवाणु पहुंचते हैं उनको ये नष्ट करता है, वसा का पाचन करता है, ये सब काम ये करता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काराबुरान मध्य एशिया के तारिम बेसिन में उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली धूल भरी आंधियां हैं। काराबुरान और कोइम्बैंग पवन तंबाकू फसल के लिए बहुत हानिकारक होती है। कोइम्बैंग जो पवन है, ये जैसे फॉन पवन होती है उसी तरीके से, तो ये, लेकिन ये इंडोनेशिया में चलती है। दोनों बातें सही है, वहां पे तंबाकू की जो फसल होती है उसको नुकसान पहुंचाती है। फान के समान ये चलने वाली पवन होती है। और पहला स्टेटमेंट भी सही है, काराबुरान तारिम बेसिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश विद्युत सेल लीजिए, सोलर एनर्जी जो है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलिए, बल्ब जलाइए, फैन चलाइए, कुछ भी करिए, बैटरी चार्ज करिए कोई, है ना। और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कोयला है, सबसे विशाल स्रोत। पृथ्वी पूरी जो है ये सोलर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी ग्रह हैं उसमें सूर्य की जो रोशनी है, जो सूर्य है, सूर्य ही सबसे विशाल स्रोत है इसका। ठीक है, सूर्य ही सबसे, तो ये कोयला नहीं है, कोयला भी सूर्य से ही आया है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से ही इसका कोयले को भी, पृथ्वी पर जितना भी ऊर्जा है सब वैसे ही मिलते हैं। सबसे विशाल स्रोत अब अगर आपसे पूछा जाए तो वो सन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषा है कौन सी? बताइए, उत्तर दीजिए। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये, इसका एक मुख्यालय भी है, उसके अलावा भी अन्य जगहों पर यह काम करता है। हम्म? और न्यायालय की आधिकारिक जो भाषा है वो फ्रेंच और अंग्रेजी है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पेडल्फर और पेडोकल मृदा को किस मृदा वर्ग में रखा जाता है? तो पेडल्फर और पेडोकल मृदा को क्षेत्रीय या कटिबंधीय मृदा, रीजनल या ट्रॉपिकल सॉइल के अंतर्गत रखा जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मिट्टी में बृहत वर्ग आप करते हैं, आंतरिक लक्षणों में जिनमें समानता पाई जाती है उनको एक स्तर पे ऐसे रखते हैं। तो तीन कटिबंधीय यानी कि जोनल, इंट्राजोनल यानी कि कटिबंधतारिक कहते हैं, है ना, कटिबंधांतरिक कहते हैं इसको, मतलब कटिबंध के अंदर। और एक तीसरा है अपार्श्विक मिट्टी, अजोनल सॉइल, तो उसमें क्षेत्रीय या कटिबंधीय मृदा में पेडाल्फर या पेडोकल जो मृदाएं हैं वो आती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो पेडाल्फर है ये एल्युमिनियम और लोहा, पेडाल्फर, तो पेड अल्फर, तो अल फॉर एल्युमिनियम और फर फॉर लोहा, फेरस, इससे धनी होती है ये, इसमें लोहा और एल्युमिनियम। और जो पेडोकल है, पेडोकल में कॉल फॉर कैल्शियम, कैल्शियम की प्रधानता होती है। खेतों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रासायनिक उर्वरक के लिए आवश्यक है कि यह जल में पूर्ण रूपेण घुलनशील हो।
अब अगर आप सोचिए कि कोई चीज जल में डाइल्यूट नहीं होगी, घुलेगी नहीं, तो वो फायदा कैसे करेगी पेड़ों को? तो यहां पर होना चाहिए घुलनशील। दूसरा गलत हो गया। क्वेश्चन को सही से पढ़ने से उसका उत्तर निकल जाता है। पूर्ण रूप से घुलनशील हो, अस्थाई हो, ताकि लंबे समय तक मिट्टी में रहे, पौधों को हानि पहुंचाने वाले तत्व उसमें ना हो, ये इसकी विशेषता होनी चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण स्थल कहाँ पर स्थित है? जो आप लोगों का सपना है यूपीएससी क्रैक करने का, तो आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त करने मसूरी जाते हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मसूरी पड़ता है उत्तराखंड में। 1959 में आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली की स्थापना की गई थी। और फिर उसके बाद में एक 1959 में, मतलब स्थापना इसकी 1959 में आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली और आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला में था, उसको मिलाकर की गई थी, ऐसे आप समझ लीजिए 1959 में। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे की किस्म है? ढलवा, पिटवा, इस्पात। तो लोहे की ये सभी किस्में हैं। तीन प्रकार का ये जो दिया हुआ है, तीन किस्में ही लोहे की मुख्यतः होती हैं। जो कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वो ढलवा में होती है, उसके बाद में पिटवा में होती है, इस्पात में सबसे कम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑक्सीजन गंधहीन, रंगहीन और वायु से कुछ हल्की गैस है। दूसरा है कि इसे ठंडा करने पर यह नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन की जहां तक बात करें तो ऑक्सीजन जो है गंधहीन, रंगहीन है, लेकिन ये दो चीजें तो ठीक है। वायु से ये भारी गैस है, कभी भी आपसे पूछा जाए तो वायु से ये भारी गैस है, तो पहला हो गया गलत। दूसरे की बारी, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठंडा करने पर ये नीले रंग में, एक बार पूछा जा सकता है आपसे, नीले रंग के द्रव में कौन सी गैस परिवर्तित होती है? तो ऑक्सीजन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, जो विभिन्न रूपों में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा प्रदान करती है। दूसरा है कि स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 56.46% था। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन में पशुधन की हिस्सेदारी 2011-12 से लगातार घट रही है। और अगला है कि कृषि क्षेत्र के योगदान में निरंतर कमी का कारण जीडीपी में सेवा क्षेत्र और उद्योग का बढ़ना है। तो चौथा तो बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, मेरुदंड है, ये भी सही है। यहां पर जो दिया देखिए लगातार घट रही है, घट नहीं रही है, धीरे धीरे ये बढ़ रही है। पशुधन, पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। तो ऐसे लगातार ये प्रयास चल रहे हैं, ये बढ़ रही है। भारतीय कृषि प्रणाली में वर्ष में मुख्यतः 4 फसलें उगाई जाती हैं। और दूसरा है कि रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोकर अप्रैल मई तक काट ली जाती है, तो ये तो सही है। मुख्यतः 3 फसलें उगाई जाती हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रबी, खरीफ और जायद 3 ही तो होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारत का काटनोपोलिस मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दोनों सही हैं। पूर्व का बोस्टन कानपुर दिया है, जो कि अहमदाबाद ही होगा, तो ये सी वाला गलत दिया है, पहला दूसरा सही दिया है। दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, तो ये सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बरेंडी नृत्य उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। और दूसरा है कि कालाबाजी नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है। तो बरेंडी वाला तो सही दिया हुआ है। जो कलाबाजी है, तो कलाबाजी में ये अवध क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है, मिर्जापुर सोनभद्र नहीं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कच्ची घोड़ी पर सवार होकर मोरबाजा लेकर कलाबाजी करते हैं जो इसके करने वाले लोग होते हैं, जो नर्तक होते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रमुख खनिज और उत्तर प्रदेश में प्राप्ति का स्थान, चाइना क्ले सोनभद्र, ये सही है। डोलोमाइट मिर्जापुर और बांदा, डोलोमाइट मिर्जापुर और बांदा ये भी सही दिया है। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले ये मुरादाबाद, तो ये मुरादाबाद में नहीं, ये भी मिर्जापुर में, कालीन भैया के यहाँ ही ये पाई जाती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और बेस मेटल्स ये बांदा जिले में, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मतलब यही एक गलत दिया हुआ है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 124A और 124B जोड़ा गया। और 99वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निर्माण का उल्लेख करता है। दोनों बातें यहाँ पर सही दी हैं, ये भी बात सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2014 99वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 124A 124B न्यायिक नियुक्ति आयोग के निर्माण का स्पष्ट उल्लेख ये करता है। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला उर्दू साप्ताहिक पत्र था।
बनारस अखबार को राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रकाशित करवाया। दूसरा तो सही है, लेकिन भारत उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बनारस अखबार पहला था तो जरूर, उर्दू नहीं था, ये हिंदी में था। तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने उषा परिणय नामक नाटक, जिसमें उषा और अनिरुद्ध के विवाह का विवरण है, इसको लिखा? उषा परिणय नाटक के लेखक कौन है? लेखक पूछा जा रहा है, तो ये कृष्णदेव राय, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कहां के शासक थे? तो ये विजयनगर के शासक थे, महान शासक माने जाते हैं और साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। आमुक्त माल्यदा एक पुस्तक है तेलुगु भाषा में, इसको भी इन्होंने लिखा। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत में स्वतंत्र संवतों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? गुप्त, हर्ष, विक्रम, शक, कौन सा इसमें क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप आइए विक्रम पे। इसी को कृत संवत या मालो संवत भी कहते हैं, 57 ईसा पूर्व। तो पहले विक्रम कर लीजिए। विक्रम के बाद में आपको आना है तो शक पे आ जाइए। ठीक है, शक संवत की जो तिथि है 135 ईसा पूर्व इसकी तिथि मिलती है। और ऐसे ही गुप्त संवत 319 ईस्वी और फिर हर्ष संवत 606। तो विक्रम, शक, गुप्त, हर्ष, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। और दूसरा है कि उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी। मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं नहीं त्यागी थी। शिवाजी ऐसे प्रतिरोध की सारी आशाएं त्याग देने वालों में से थे भी नहीं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब पुरंदर की संधि हुई थी, उस संधि के बावजूद भी शिवाजी ने मुगलों से प्रतिरोध की आशाएं नहीं छोड़ी, ये स्टेटमेंट मिलता है ना। 22 जून 1665 की बात है। शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। जय सिंह और शिवाजी। पहली और दूसरी सूची को सुमेलित करना है। बारबोसा, निकोली कोंटी, अब्दुल रज्जाक, निकितन। बारबोसा ये पुर्तगाली था, ए का 4। निकोली कोंटी जो था ये इटालियन, बी का 2। अब्दुल रज्जाक जो था ये ईरानी, सी का 1। और निकितिन जो ये था ये रूसी था, तो डी का 3। 4 2 1 3, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित लेखकों को जिनकी रचनाएं प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत मूल्यवान है, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन? तो जहां तक बात नियार्कस की है, तो नियार्कस सिकंदर के समय का था, सिकंदर का समकालीन था। 64 ईसा पूर्व से 19 ईस्वी तक की यह बात है जब ये रहा। जियोग्राफी इसकी रचना है नियार्कस की। और स्ट्रैबो की बात करें तो स्ट्रैबो 64 से 19 ईसा पूर्व के आसपास ये रहा। और ये जो है स्ट्रैबो, सॉरी, स्ट्रैबो का कार्यकाल ही 64 ईसा पूर्व से 19 ईस्वी तक का रहा है। सॉरी, नियार्कस तो ईसा पूर्व में आप जाइए तो आपको मिलेगा 326 से 325। कौन? नियार्कस। नियार्कस आपको पहले मिलेगा। फिर प्लिनी है, ये 75 ईसा पूर्व के लगभग है। प्लिनी ये 75 ईसा पूर्व के लगभग आपको मिलेगा, 75 ईसा पूर्व। टॉलमी 150 ईसा पूर्व के लगभग आपको मिलेगा, ये प्लिनी हो गया, 150 ईसा पूर्व के आसपास मिलेगा। और स्ट्रैबो के बारे में मैंने बताया 64 से 19 ईसा पूर्व। अब इसको आप सेट करेंगे तो सबसे पहले इसमें पड़ेगा नियार्कस पहला, नियार्कस के बाद में आएगा स्ट्रैबो चौथा, चौथे के बाद में आपका ये आ जाएगा प्लिनी दूसरा, और फिर तीसरा। तो 1 4 2 3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसी व्याख्याएं आपको मिल जाती हैं, आपका ये सब तैयार हो जाता है। भारत पर शासन करने वाले निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही अनुक्रम क्या है? तो इनका अनुक्रम सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद ऐसे ही आपको सेट करना है। मेयो के बारे में आप जानते हैं, जनगणना वर्ष जो 1871 की बात होती है तो उसी के आसपास ये था। करेक्ट नहीं भी याद है तब भी चलेगा, 1869 से 1872 तक ये था। लिटन का जो कार्यकाल है इस पर आते हैं, तो ये 1876 से शुरू होता है और 80 तक जाता है। लॉरेंस का जो कार्यकाल है 1864 से शुरू होता है और ये 69 तक आता है। और नॉर्थब्रुक जो है, नॉर्थब्रुक का जो कार्यकाल है
ये 1872 से 76 के बीच में, 1872 से 76 के बीच में। अब सेट कर लीजिए। तो सबसे पहले ये जॉन लॉरेंस होगा 3, उसके बाद मेयो आ जाएगा 1, उसके बाद में नॉर्थ ब्रुक आ जाएगा 4 और फिर 2। तो 3 1 4 2, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। प्लासी का युद्ध अगर आप याद करें तो प्लासी का युद्ध जो जो आता है वो सबसे पहले लिख लीजिए। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। इलाहाबाद की जो संधि है ये कब हुई थी? तो ये 1765 ईस्वी में हुई थी। अलग से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति 1772 में, और वांडीवास का जो युद्ध है ये 1760 में। 3 4 2 1, तो 3 4 2 1, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था? यह विचार सबसे पहले किसने व्यक्त किया था, बताइए। यह विचार व्यक्त किया था, आजकल ऐसे स्टेटमेंट में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह व्हीलर का विचार है। किसने? व्हीलर ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गार्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर, इन्होंने हड़प्पा के पतन के कारणों में बाह्य आक्रमण को माना है, और व्हीलर ने सर्वप्रथम यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। 1876 में बंगाल के युवा थे, युवा राष्ट्रवादी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था, और फिर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो यह था बनारस का अधिवेशन 1905 का। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था, और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन भी किया गया था। बजट 2020-21 के अंतर्गत विकास वित्तीय संस्थान DFI के पूंजीकरण के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है? तो यह धनराशि है 20,000 करोड़ रुपए। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, और ये बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के लिए प्रदाता उत्प्रेरक के रूप में यह धनराशि काम करेगी। वर्ष 2021 की उपलब्धियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आजादी की बात करें तो 75वां वर्ष है, भारत पाकिस्तान युद्ध का 50 वर्ष पूरा होना, नासिक महाकुंभ, और नासिक नहीं, यह हरिद्वार महाकुंभ था तो यही गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन, और भारत में गोवा के शामिल होने के 60 साल पूर्ण हुए हैं। कोई भी प्रश्न आपसे कहीं से भी बनाया जा सकता है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। जो SKAO है, रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है, बिल्कुल सही बात है, और इसका मुख्यालय दिया हुआ है कि पेरिस में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में नहीं है, इसका मुख्यालय ब्रिटेन में है। कहां पर है? ब्रिटेन में। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 फरवरी 2021 को अपनी बैठक जब इसने की, तो सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप के स्थापना को इसने मंजूरी दी, है ना। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूके भी इसमें शामिल है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहां पर स्थापित की जाएगी? ये योजना बनी है कि लेह में स्थापित किया जाएगा इसको। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां पर? लेह में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फर्स्ट जियोथर्मल जोन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लेह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी कहते हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इतना कोई उसमें घृणा करने की जरूरत नहीं है या ऐसा कुछ, नॉर्मल एक बीमारी है, एक विकार है। एपिलेप्सी से महिलाएं ही अधिक प्रभावित होती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एपिलेप्सी जो है, एपिलेप्सी से कोई भी ग्रसित हो सकता है। छोटे बच्चे, वयस्क तथा महिलाओं की तुलना में ये पुरुष में ज्यादा देखने को मिलता है, मिर्गी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के हालिया अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ माइक्रोब किस ग्रह में जीवित रह सकते हैं? कुछ माइक्रोब कहां पर रह सकते हैं? तो ऐसा पाया गया कि मंगल का जो वातावरण है वो अनुकूल है, वहां पर रह सकते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत निम्न आय वाले देशों में ओपन डेटा नीति है? तो 11% ऐसे देश हैं जहां पर ओपन डेटा नीति लागू ओपन डेटा नीति लागू है या नहीं है ये पूछा जाए तो 11% से कम आए देशों वालों में ये डेटा अपना डेटा उपलब्ध कराया, नहीं कि यहाँ पे ओपन डेटा नीति है। ये सही है, सही प्रश्न है ये। और मतलब यहाँ पर विश्व विकास रिपोर्ट अगर ये कर रहा है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है, यानी कि इतने ही डेटा है निम्न आय वाले देशों के जो कि मिलते हैं उसको। बाकी ओपन डेटा नीति वहां पे नहीं है। चाइना जैसे कहाँ डेटा देता है, बहुत सारे ऐसे देश हैं। टुलसा नस्लीय नरसंहार का संबंध किस देश से है? मई जून 1921 की बात है, टुलसा नस्लीय नरसंहार हुआ और अमेरिका के आधुनिक इतिहास में हिंसक नस्लीय घृणा संबंधी सबसे खतरनाक जो घटना थी उसमें से टुलसा नस्लीय नरसंहार को माना जाता है। और इसका संबंध कहां से है? अमेरिका से है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और टुलसा को अमेरिका में सिविल राइट्स लागू होने से पहले जिम क्रो कानूनों या बेहद कठोर पृथक्करण कानूनों की वजह से पीड़ित अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए एक अनौपचारिक अभ्यारण्य शहर माना जाता था। टुलसा जो शहर था, स्थान था, और ब्लैक वॉल स्ट्रीट भी इसको कहा जाता था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस घटना को आधिकारिक रूप से स्वीकार करके अभी पहला, मतलब ऐसा ऐसा अवसर पहला आया है कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमेरिका के उसको स्वीकार किया है, तो इस कारण से ये चर्चा में आया था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या है? इसकी थीम है रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाए या ना जाए ऐसे प्रश्न तो तैयार करके जाने ही हैं। यह है डेविड डियोप। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी, ये सच्ची कड़वी बात है कि आपको तो कुछ कोर पढ़ के जाना पड़ेगा, कोर पोर्शन ना। आयोग कितना उटपटांग पूछे, कितना अच्छा पूछे, वो तो बाद में पता चलेगा ना। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। फ्रांसीसी लेखक है डेविड डियोप। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इन्होंने ही जीता है। और ऐसा पुरस्कार, मतलब ये पुरस्कार पाने वाले ये फ्रांसीसी पहले व्यक्ति हैं, मतलब पहले फ्रांसीसी व्यक्ति। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ये टेस्ट सीरीज में जब इसको लोग ज्वाइन करने चलते हैं तो पूछते हैं सब क्वेश्चन इसी में से आएंगे। मैं कहता हूं कि एक भी नहीं आएगा तब भी बहुत फायदेमंद है। क्वेश्चन पेपर आउट करना आसान नहीं है। पेपर आउट करने के लिए तो गलत तरीके अपनाने पड़ते हैं, लेकिन हम रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली टेस्ट देंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आप रिवाइज करके अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो हम पढ़ने का काम करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 में सतत जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उन्हीं पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक 2 स्थान और नीचे गिर गई है। ये ध्यान रखिएगा, पहले 115 थी, अब ये 117 हो गई है। 17 जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं उन्हीं के आधार पर इसको बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन, तो 2021 में 117, और अगर 20 आपसे पूछ ले तो 20 में 115। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू के वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार दुनिया के रहने योग्य शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है ऑकलैंड। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज है ये 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और सबसे अच्छा शहर ये है, और 2018 से 20 के दौरान इसे वियना था, है ना, तो वो नीचे चला गया। ठीक है, ऑपरेशन पैंजिया 14, ये 14 लिखा है ना, ऑपरेशन पैंजिया 14 का संबंध किससे है? तो ये जो संबंधित है ये नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंटरपोल द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा इसको चलाया गया है। ऑनलाइन बिक्री जो की जाती है वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस
साथ में, तो 1.1 लाख से अधिक वेबलिंग को इसमें बंद किया गया है। पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। ये मेघालय राज्य में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व के पूर्व में पक्के नदी बहती है। पक्के टाइगर रिजर्व पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब सत्य है कोई। ये मेघालय राज्य में स्थित नहीं है ना। पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है पक्के को, और ये कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पाखुई भी याद कर लीजिएगा, यही गलत है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह रिपोर्ट सीएफ के द्वारा जारी की गई है। दूसरा है कि इस रिपोर्ट में 114 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। अगला है कि इस इंडेक्स में शीर्ष दानशील देश होने का श्रेय इंडोनेशिया को प्राप्त हुआ है। और अंतिम है कि इस इंडेक्स में भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का जो रैंक है, भारत का जो स्थान है, उसको 14वां स्थान मिला है। ठीक ठाक स्थान है, केवल 14, 114वां नहीं, केवल 14। और इंडोनेशिया देखो प्रथम है। 114 देशों की रैंकिंग में भारत 14, और सीएफ के द्वारा, चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मतलब उत्तर के तौर पे यही इनकरेक्ट है, इसीलिए करेक्ट है। हाल ही में कहां पर पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल युद्धाभ्यास यूनाफोर, है ना, इसको आप जैसे भी पढ़िए, EUNAVFOR, इस युद्धाभ्यास का आयोजन ये भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल जो है उसके बीच में कहां पर इसको आयोजित किया गया? तो ये हुआ अदन की खाड़ी में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अदन की खाड़ी, इसको बरबेरा की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है ना। अदन की खाड़ी के पास के देश तैयार करिए। यमन है उत्तर में, पूर्व में जाएंगे तो अरब सागर, पश्चिम में जिबूती है, दक्षिण में गार्डाफुई चैनल इसके मिलेगा, है ना। और एक सोक्रोटा यमन में, और सोमालिया से घिरी हुई गहरे पानी की एक खाड़ी, है ना, तो ये आपको मिल जाएगी। और बाकी बाबल मंडेप जल डमरू मध्य के माध्यम से ये लाल सागर से कनेक्टिविटी इसकी है। तो ये रहा एक मॉक टेस्ट और जो हमने कंप्लीट किया। और इस मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर 30 से ऊपर है, 35 के आसपास, तो आप ठीक कंडीशन में है, नहीं तो आप और अच्छे से रिवीजन करें। और अगर स्कोर आप बढ़ाना चाहते हैं, वास्तव में अच्छा करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है, ये हमारी टीम की तरफ से महज सूचना है। थैंक यू सो मच।